बता दीजिए कि भारत के लिए इस मुलाकात से, रूस प्रधानमंत्री के दौरे से क्या हासिल हो रहा है, क्योंकि ये चर्चाएं बहुत बार विपक्ष भी करता है देश में कि प्रधानमंत्री आने जाने की तस्वीरें जारी करते रहते हैं, हासिल कुछ नहीं होता है। देखिए, पहली चीज़ तो सुचरिता जी मैं ये बता दूं कि जो विपक्ष ये कहता है कि भारत के रूस के दौरे से हमें क्या मिलेगा और क्यों किया जा रहा है, ये दौरे की परंपरा आज से नहीं शुरू हुई है। 22-25 साल से वो ये 22वीं शिखर वार्ता है, तो ये विपक्ष की सरकार के दौरान से शुरू हुई है। और ऐसी वार्ताओं में बैठ करके दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जो हैं वो चर्चा करते हैं और ये हल निकालने का प्रयास करते हैं कि द्विपक्षीय फ़ायदे को देखते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और यहाँ भी देखिए, जैसे आपने देखा मोदी जी का कहा है, मोदी जी का बयान आया है कि हम तेल के लिए रूस सहमत हुआ है आगे तेल देते रहने के लिए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं, विपक्ष के कई लोग कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा तो व्यापार जो है घाटा रूस के साथ बहुत बढ़ा हुआ है, 60 अरब डॉलर का बढ़ा हुआ है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि हम जो तेल ले रहे हैं वो $45 पर बैरल पे ले रहे हैं, जबकि आज का रेट जो है $85 है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा घाटा नहीं हो रहा है, ये हम अपनी आर्थिक स्थिरता के लिए हमने ये इंश्योर किया है कि हमारे प्रगति में, हमारे विकास में बाधा न पड़े। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज हालत ये है कि हमारे प्रधानमंत्री पुतिन के सामने बैठ के ये कह सकते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, गोली बारूद का समय नहीं है, अब नेगोशिएटिंग टेबल पर के बैठ के शांति की बात डिप्लोमेसी से करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए, इतना ही नहीं है, ये भी है कि भारत के का कद इतना बढ़ा हुआ है कि चाहे एक और अमेरिका हो, चाहे दूसरी ओर रूस हो, दोनों ही एशिया में भारत को अपना दोस्त बनाने को तत्पर हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कई बार विपक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि अब समय आ गया है भारत को इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मध्यस्थता करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला कि कैपेबिलिटी हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो। दूसरा ये कि आपकी इच्छा हो। और तीसरा ये कि आप उसमें कूदने के लिए तैयार हो। हमारे पास दोनों चीज़ है पहली, लेकिन तीसरी चीज़ हम जानबूझ के नहीं करते। तीसरी चीज़ बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें भारत में मौजूद है, इसीलिए शायद यहाँ पर भी ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या भारत वो मध्यस्थता करा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने एक तरह से प्रतिबंध रूस पे लगा दिए, यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ा है? रूस की अर्थव्यवस्था पर तो उसका असर नहीं पड़ रहा। रूस की अर्थव्यवस्था तो और बेहतर होती जा रही है। उसमें जिस तरह से सुधार हो रहा है, ये अपने आप में एक पहेली की तरह है। और इसीलिए रूस जब आगे बढ़ रहा है तो भारत और रूस अगर साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं, तभी मैं कह रही हूं कि क्या एक वर्ल्ड डायनामिक्स बदल रहा है। विश्व में देखने का जो एक नजरिया है देशों को, जिस नजर से एक बार कभी अमेरिका और यूरोप को देखा जाता था, वो आज भारत को देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी आपको बताऊं कि बहुत से भारतीयों से मैंने यहाँ रूस में बात की और उनसे बात इस पर की कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहे हैं? क्या भारत रूस के जो रिश्ते हैं वो उन्हें सुपर पावर्स की तरह आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इस पर लोगों ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। तीसरी बार देश ने नरेंद्र मोदी को चुना है, क्यों? तीसरी बार इसलिए नरेंद्र मोदी को चुना है क्योंकि उन्होंने खुद कहा अपने भाषण में कि 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारा देश पूरी विश्व का तीसरा इकोनॉमी बन गया है, तो ये बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मोदी तीसरी बार नहीं, मैं तो चाहती हूँ जब तक हम है वही रहे और पुतिन की तरह 5वीं बार भी वही आए। इस तरीके की उनकी सोच है, उनकी सोच 10 साल 15 साल आगे का वो सोचते हैं और उनका ध्यान मेन होता है डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। और नॉट ओनली इंडिया,
आउटसाइड द इंडिया की इमेज कैसे डेवलप होगी वो भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेशनल लीडर नहीं है, इंटरनेशनल लीडर है और उन्होंने छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक काम, हाँ, तबके से लेकर काम किया हुआ है पूरे दुनिया में। और आपको बताएं कि साझा बयान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आ गए हैं। हम सीधे उन तस्वीरों को कट कर रहे हैं क्योंकि ये साझा बयान दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच है। रूस और भारत के बीच का जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते और उस मुलाकात से क्या कुछ निकल कर आया है इस साझा बयान में। Святого апостола Андрея Первозванного. Это старейший орден, который учрежден более 3 веков назад российским императором Петром Великим. Согласно статуту, им награждаются видные российские государственные, общественные деятели и лидеры зарубежных стран за выдающиеся заслуги. Мне доставляет особое удовольствие вручить эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны. Dear friend, the order of Saint Andrew the Apostle, the first school that is presented to you as testimony to Russia's sincere gratitude for the significant contribution you are making to strengthening friendship and mutual understanding between our nations and countries. You have always actively advocated broader contacts with our country. Back when you were Chief Minister of the state of Gujarat, you came up with the initiative of twinning your state with Russian regions, namely the Astrakhan region. Now that you've been at the helm of the Indian government for 10 years, you have genuinely strived to elevate the Russian-Indian relations to the level of special and privileged strategic partnership. With your direct support, Russia and India are implementing large-scale projects in trade, economic, and military and technical sphere, in nuclear and hydrocarbon-based energy, in high-tech and space exploration. It would be impossible to overemphasize your contribution to building a resilient framework for Russian-Indian cooperation in the international arena, where both our nations are defending the principles of multipolarity and rigorous observance of international law, working together for the sake of stability, global and regional security, and working closely within BRICS and the Shanghai Cooperation Organization. Excellency,